हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही स्पेशल चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कट चुकी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उन सब टॉपिक्स को भी स्लाइटली कवर किया जाएगा जो उसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे डुअल नेचर का मतलब। तो डुअल, अगर जैसे कि हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स में हम लोग उल्टा जा रहे हैं डुअल नेचर में, लेकिन अगर थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए इसको रोको, ठीक है, इसको पॉज करो डुअल नेचर, तो इससे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। और ये जो डुअल नेचर है, आखिर हम बात किसकी करते हैं, तो लाइट की। किसकी बात करते हैं? लाइट की। और इस पे काफ़ी भेदभाव, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानियां आई इसको रिलेटेड लेके इतिहास में, हिस्ट्री में, लेकिन सब सुलझ गया। जैसे कि ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स के लेके एक साइंटिस्ट न्यूटन और वेव ऑप्टिक्स को लेके एक साइंटिस्ट है हाइजेंस। इनके बीच में द्वंद्व चला और इस द्वंद्व को दूर किया किसने? क्वांटम ने। तो इसीलिए क्वांटम ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया डुअल नेचर, ठीक है। तो जनरली अगर ऊपर से हम लोग आते तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ते, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ते और उसके बाद डुअल नेचर पढ़ते। और जैसा कि हम नीचे से जा रहे हैं पीछे से, तो पहले डुअल नेचर आ गया। इसीलिए थोड़ी थोड़ी हम लोग इस बात को कवर करने अति आवश्यक थे। बात समझ में आई? तो अभी हम लोग आगे शुरुआत करेंगे डुअल नेचर से। तो डुअल नेचर को दिया किसने? तो किसने दिया? क्वांटम ने। तो इसलिए इसकी थ्योरी को बोलते हैं हम लोग क्वांटम थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। और इन्होंने क्या बोला कि जैसा कि ये कोई भी वेव, कोई भी जो लाइट होती है उसका नेचर कौन सा होता है? डुअल नेचर होता है। तो हाँ, ये डुअल नेचर होता है। तो जैसा कि क्वांटम ने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटा पार्टिकल्स बोलते हैं। ये उन्होंने जब डुअल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया तब उन्होंने ये बात बताई कि भैया जो भी थ्योरी, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो सभी के सभी वेव्स जिस पैकेट में फ्लो करते हैं उस पैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटा, ठीक है। और वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। फिर आगे चल के जब आइंस्टाइन आए, उन्होंने इसी क्वांटा का नाम क्या दे दिया? फोटोन दे दिया। बात समझ में आई? तो यहीं से स्टार्टिंग होती है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्लियर? ध्यान समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्वालिटी है फोटॉन्स की। तो सबसे पहली जो फोटोन की क्वालिटी है वो क्या है? वो है कि ए फोटोन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन कैसे ट्रेवल करता है? लाइट की स्पीड के बराबर ही फोटोन की भी ट्रेवलिंग होती है। और लाइट की स्पीड है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? उसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फोटोन किसी भी मीडियम से चल देवे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तीसरा है स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एज इट ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ। और जब भी फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट होता है तो चेंजिंग कहाँ आती है? चेंजिंग आती है उसके स्पीड में। और वो किसकी वजह से? तो वेवलेंथ में डिफरेंस की वजह से चेंजिंग आती है। यानी फ्रीक्वेंसी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। यानी कहने का तात्पर्य है कि फोटोन को जब हम रोक देते हैं, अगर ये फोटोन चल रहा है तो उसके पास मास है। अगर जो ही हम फोटोन को रोक देंगे तो वहीं उसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h न्यू से। और न्यू की वैल्यू होती है c/λ। तो हम इसको बोल सकते हैं hc/λ। उसी प्रकार जब मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। मास इंटू वेलोसिटी h न्यू/c
यानी h बटा लेमडा यानी E बटे c। यानी मोटा मोटी समझे ये तो मोमेंटम की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। मोमेंटम बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन चीज इस पे गौर करो कि फोटोन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, h न्यू से। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टाइन ने जो मास एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था उसके अंडर में क्या था कि हमारे पास E की वैल्यू क्या मिली थी, mc², और यही E की वैल्यू किसके बराबर थी, h न्यू के। फिर जिसको आगे चल के इधर उधर करके डी ब्रोगली ने इसका उपयोग किया था, ठीक है। डी ब्रोगली का भी हम लोग बात करेंगे अभी सबसे लास्ट में। उनमें भी जानेंगे कि कैसे आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप और फोटोन का रिलेशनशिप का उपयोग करके हम लोग वेवलेंथ प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो जब भी गौर करेंगे क्या होता है, तो जब भी कोई भी लाइट किसी मेटालिक सरफेस पे क्या हो पड़े, ठीक, और उसके पड़ने से उस मेटालिक सरफेस से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जब भी बोलते हैं ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब कि जो भी इसमें इस इफेक्ट में जो घटनाएं घटती हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक, और जो उसमें करंट निकल उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी सबके अंदर फोटो का उपयोग हम लोग करते हैं। बाकी क्वांटिटी सेम ऐसे आती जाती रहती है, बात समझ में आई। नेक्स्ट है द फोटो लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसके भी हमने बात की थी। ओके, नेक्स्ट है अल्कली मेटल्स लाइक, गौर करेंगे, नोट है कि अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं विथ विजिबल लाइट, जबकि कुछ मेटल जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, यूवी लाइट को, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसका नाम लिया तो ये सबसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सब सारे के सारे, और ये बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। जो ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ही वो क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। इसीलिए ये बोला है कि शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वो फटाक से शो करेगा, जो ही लाइट पड़ेगी फटाक से शो करेगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी से क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा नेचर में। बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब इसके ऊपर क्या किया गया, प्रयोग किया गया, तो क्या हमने देखा प्रयोग में देखा कि टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन इमिटिंग इलेक्ट्रोड ऑफ सी। देख लो ये सी माने कैथोड, ए माने एनोड। तो यहां से जब लाइट आई क्वार्ट्ज विंडो पे और प्लेट से टकराई तो यहां से किस चीज का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का। और ये इमिशन को किसने रिसीव किया, एनोड ने। और एनोड को रिसीव करते ही ये पूरा का पूरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। और ये हमने पता चला कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घटना घटती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। बात समझ में। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, क्या इसके अंदर कोई और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या क्या ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे भी असर करती है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जानते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जब तो आगे कि व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल्स होती है तो घटना क्या घटती है, वहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और वो इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, प्लेट के ऊपर। और जब प्लेट के ऊपर मिलता है तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। और उसी करंट का नामकरण क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है
ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ज्यादा होगी। कम निकलेगा तो कम। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे चीजें आती हैं, उसको बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है? तो वो पोटेंशियल जिसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो ना हो, यानी कहने का मतलब फोटो करंट इन द सर्किट बिकम जीरो। पूरे सर्किट में फोटो करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी वो पोटेंशियल जिसके अप्लाई होने से कोई भी करंट फोटो फ्लो नहीं होता है, तो फोटो करंट इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या उसका नाम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो कुछ प्रॉपर्टी बाहर निकली, ठीक है। इन प्रॉपर्टी सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या प्रकाश की इंटेंसिटी पे भी ये डिपेंड करता है? तो हमने जब देखा तो पता चला इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। यानी जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ बना कैसा? कांस्टेंट ग्राफ बना, हाँ या ना? नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1-to-1 प्रोसेस, यानी एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकला। बात समझ में? तो ये 1-to-1 यानी 1 फोटोन इज इक्वल टू 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। इस पे भी डबल डबल कॉन्सेप्ट है। आइंस्टाइन ने भी कुछ बोला था इसके ऊपर, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि आइंस्टाइन ने क्या बोला था, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो है कि भैया इंटेंसिटी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इंटेंसिटी क्या है इसकी, ओके। तो हमने क्या देखा इसके अंदर? हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट तुम बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक क्या होंगे? बढ़ेंगे, हाँ या ना? चलो तो आगे बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गौर करेंगे हम लोग, एट जीरो पोटेंशियल फोटो करंट इज नॉट जीरो, यानी पोटेंशियल भले ही जीरो हो जाए पर फोटो करंट कभी जीरो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यहां से देख सकते हैं। गौर करो, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, तो तभी भी इसके अंदर से देख रहे हो अलग अलग वैल्यू की करंट हमको मिल रही है, जहां पे I3 की वैल्यू I2 से अधिक है और I2 की वैल्यू I1 से अधिक है। बात समझ में? चलो नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, हाँ या ना? नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम और सैचुरेट इफ वी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो इसकी वैल्यू एक समय के बाद क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। यानी आप उसके बाद कितना भी रगड़ दो, कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, उसके अंदर करंट में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फोटो करंट डज नॉट इंक्रीज, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट, क्योंकि अब वो वैल्यू फिक्स हो गई है, अब उससे ज्यादा वो करंट निकाल नहीं सकता। इस तरह की कॉन्सेप्ट का उपयोग सोलर पैनल्स करते हैं कि सोलर पैनल्स की एक फिक्स वैल्यू है, तुम उसके ऊपर वैल्यू ड्रॉ नहीं कर सकते। वहां से कर सकते हो, मान लो एक सोलर पैनल 500 वाट की कैपेसिटी रखता है, तो लेट सपोज 500 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड,
अब आप क्या उससे 600 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ले सकते हो? भले ही उस सोलर पैनल जाके धूपों में डाल दो, अरे सन में डाल दो, ले जाके रख लोगे? नहीं, उसकी जो कैपेसिटी है वही निकालोगे उससे, हाँ या ना? हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास saturation current mean when all the photo electron reach the collector plate A। तो गौर को जो सबसे पहला फिगर था हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब वाला, उसमें देखोगे कि जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड पे क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। उसके बाद कोई भी करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, खत्म। दैट इज द पॉइंट when saturation current means all photo electron reach the collector plate A, यानी सारे करंट निकल गए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां से। ओके, नेक्स्ट है when potential applied to collector plate is negative। जब इसके ऊपर कलेक्टिव प्लेट पे आप करोगे तो फोटो करंट becomes जीरो, यानी नेगेटिव प्लेट पे द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। इसी को कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, यानी वो मिनिमम वैल्यू जिस पे फोटो करंट ना निकले उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, और इस फ्रीक्वेंसी को भी बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी की भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे भी ये एट द लास्ट एक वैल्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक वैल्यू दे रहे हैं जिसको बोलेंगे सिचुएशन करंट। फ्रीक्वेंसी कौन चेंज करो? सुबह 9 बजे, दोपहरिया 12 बजे और शाम को 4 बजे, तीनों कंडीशन में रखो, फ्रीक्वेंसी चेंज करो लाइट की, लेकिन एट द लास्ट जो टोटल वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या मिलेगा हमको? सैचुरेटेड मिलेगा। क्योंकि अगर सुबह 9 बजे धूप है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सुबह 12 बजे धूप होगी दोपहर में तो भी उतने निकलेंगे, 4 बजे होगी तो भी उतने निकलेंगे। भले ही तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, लेकिन कलेक्टर प्लेट पे जो सिचुएशन करंट है वो क्या है? फिक्स, कांस्टेंट, वो उसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। इफ रेडिएशन ऑफ सेम इंटेंसिटी, इफ रेडिएशन ऑफ सेम इंटेंसिटी आई बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इज सेम। भाई मैंने बोला ना जस्ट कि आप फ्रीक्वेंसी कोई भी रखो बदल बदल के, जब वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचेगा वैल्यू पे करंट के, तो क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। आप कितनों फ्रीक्वेंसी बढ़ा और घटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का असर शुरुआत में दिखेगा, लेकिन एट द लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी हमको? सेम मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे अगर तुम रहोगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से एमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक और कॉन्सेप्ट बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। The minimum energy which required to remove an electron from the metallic surface is called threshold energy। बात समझ में आई? तो हमको कभी भी किसी सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। बात समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि वेव थ्योरी जो है, मतलब कि हम लोग अभी मैंने बात की थी शुरुआत में ही, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव थ्योरी कैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्या क्या कमी था वेव थ्योरी के अंदर, उस कमी को हम देखेंगे। ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सब नहीं है, बस यही सीन है, इसीलिए पहले लोग बहुत छोटे में खत्म कर दिए। लेकिन अभी मैं आपको वो चीजें भी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कवर कर ले रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड्स। यानी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड्स भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। एम्पलीट्यूड्स ऐसे एम्पलीट्यूड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है ग्रेटर इज द एनर्जी डेंसिटी, यानी उसकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी। सो मैक्सिमम कैंडिडेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी। एंड प्रैक्टिकली इट डज नॉट हैपन।
थ्योरी तो थी कि भैया ऐसा होगा, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल किया गया तो ये वर्क नहीं कर रहा था, जो कि सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहां से। चलो नेक्स्ट है, अब देखो, हाँ मैं वही क्या, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए हाइजन, हाइजन का ही तो कॉन्सेप्ट था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है उससे। ठीक है, आगे बात करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मस्ट नॉट एग्जिस्ट, यानी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो डिपेंड करता है लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, ऐसा वेव थ्योरी कह रहा था, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए ना थ्रेशोल्ड कम से कम। जैसे अगर तुम लोग घर पे हो इस समय, मानो रात को समय है, 10 बज गया है, सब लोग घर में चले गए हैं, अगर किसी को घर से बाहर निकालना है, कोई काम को ले जाना है, तो कोई काम ऐसा होना चाहिए ना जो उस लायक हो कि हम घर से छोड़ के बाहर निकले ठंडा में, ही बताओ। अगर कोई काम ऐसा है जिसके लिए अगले दिन भी टाला जा सकता है, टाल दो, होता ही है, यही करना था, चलो टाल दो, हाँ या ना। तो ये थ्रेशोल्ड भी इसी टाइप का है। वेव थ्योरी ने, यानी हाइजेंस ने बोला था वेव थ्योरी में कि इसकी आवश्यकता नहीं है थ्रेशोल्ड की, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, पर एक्सपेरिमेंटली ये निकला नहीं, पॉसिबल नहीं था, नहीं हो पाया है, उसको चेक किया गया जब तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रैक्टिकली वी फाउंड दैट देयर इज नो टाइम lag between incident of light and emission of photon, so we conclude that wave nature of light cannot be used to explain photoelectric effect। और देखो वेव थ्योरी बोलता है कि वेव लाइट को पढ़ने से और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टाइम गैप नहीं है, कोई यही पर खट से निकल गया, इस चीज को एक्सप्लेन थोड़ा भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया उससे, जिसकी वजह से इसको भी क्या किया गया, गलत साबित हो गया। यानी कई सारे पॉइंट पे हम लोगों ने गलत साबित किया कि वेव थ्योरी सही नहीं है। तो अंत में ये पता चला कि वेव थ्योरी से हम कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? नेक्स्ट है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी आइंस्टाइन ने क्या बोला था फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो ये था कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन light is incident on metal surface, incident photon are absorbed completely by valence electron of atom and flying matter। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी लाइट, जनरली हम फोटोन की बात करें, किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो सबसे पहले वो फोटोन उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्बेशन होगा इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को महसूस करेगा, महसूस करने के बाद तगड़ी तगड़ी शुरू हो जाएगा, अब निकलने वाला हूं मैं, ऐसे ऐसे मुंह से बना लेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और जब उसकी इंटेंसिटी, जब उसकी वैल्यू उसको मैच कर जाएगी, अब मैं घर छोड़ सकता हूं, तुरंत वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसके बीच में एक टाइम पीरियड है जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किए थे। बाकायदे आइंस्टाइन ने बताया था कि हर एक फोटोन जो पड़ता है मेटल सरफेस पे, जरूरी नहीं है कि उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो। अब सोचो कैसे। तो उदाहरण के तौर पे मान लो कि सामने सेना खड़ी है, तुम्हारे पास तीर है, तो जरूरी है कि तुम तीर चलाओ तो सामने वाला सैनिक ही मरे? क्या पता थोड़ा सा गैप मिला और 3 कदम पहला सैनिक मर गया। तो यानी कि जब तुमने फोटोन दिया तो कोई जरूरी है कि पहला लेयर पे ही वो फोटोन मिला इलेक्ट्रॉन को? क्या पता वो थोड़ा सा गैप पाके चला गया, तीसरे लेयर पे पड़ गया हो, अब तीसरा लेयर पीछे है तो कैसे उसको धागा के बाहर निकलेगा, हाँ या ना? तो क्या उस फोटोन का वैल्यू, माने कि हमको वैल्यू समझ में आई, इंपैक्ट पड़ा कोई सिस्टम पे? नहीं, वो एनर्जी ऑब्जर्व हो गई उसी में। अब वो और तेज तरीके से करने लगा। ठीक है, पहले वो धीरे धीरे कर रहा था, अब तेजी से करने लगा क्योंकि एनर्जी उसको मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन एनर्जी बोला ना आइंस्टाइन ने कि जो पहला लेयर है उस पे जब फोटोन पड़ता है तब उसको लेके वो क्या होता है, निकलता है। लेकिन वही फोटोन अगर बाय द वे गलती से सेकेंड या थर्ड पे चला जाए, तो मान लो कि तुम अगर 3 लाइन पीछे हो और सामने पूरा भीड़ लगी है, तो तुमको निकलने में समय नहीं लगेगा, उस समय में तुमको एनर्जी नहीं लगेगी,
उस एनर्जी को तुम पाते पाते जहीं आओगे मुहानी पर तही एनर्जी खत्म, रुक जाओगे वहीं पे, निकल पाओगे। ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, जिसको बाकी काउंटर नहीं किया गया, नहीं कर पाया कोई बात थोड़ी नहीं थी काउंटर करने के लिए, ठीक है। समझ में आया बात? अब उन्होंने बोला था वर्क फंक्शन, क्या बोला था? बोला ना कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालना है तो उसके लिए वर्क फंक्शन यानी कि एक फिक्स एनर्जी की आवश्यकता पड़े, इसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी या उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी को नाम दिया गया क्या? वर्क फंक्शन। और इन्होंने ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भी बात की थी, और इन्होंने ये भी बात किया था कि जब भी एक फोटोन पड़ता है किसी मेटल सरफेस पे तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ना काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, और प्लस वर्क फंक्शन कितना, यानी कितनी एनर्जी, उसको क्या किया गया है, वो ऑब्जर्व किया है। पास में आई? नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम एनर्जी, देख लो वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by the valence electron of an atom on the surface matter to become free or become photo electron। बस हमें नेक्स्ट है, अब देखो वही सेम बात किसकी भाषा में लिखी गई है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो थ्रेशोल्ड देखो वो मिनिमम एनर्जी था, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बात समझे? चलो तो नेक्स्ट हम लोग आगे जब बात करते हैं तो वो आता है एक्सप्लेनेशन टू लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कौन कौन से नियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंडर में आए, अब उसको जानना है हमको। तो पहला था हमारे पास कि एज सुन एज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ फोटोन इट इटसेल्फ सेट टू बी फ्री, यानी अपने आप को निकालने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है कि अब हमको अपना देश छोड़ के क्या करना है? जाना है, निकलना है। दूसरा, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी देते हो तो भले ही तुम कितनी भी एनर्जी दे दे के मर जाओ, वो नहीं निकलेगा, उसको चाहिए उतना। जैसे अगर 10 रुपए का टिकट है तो तुम 9 रुपया दे दो तो भी वो तुमको नहीं देगा, चाहिए 10 रुपया तो 10 रुपया चाहिए, नहीं देगा। हाँ, अब जैसे मान चलो कि तुम्हारा शादी का बात चल गया और जो लड़का वाला है वो कह रहा है कि हमको 20 लाख दहेज चाहिए, तो तुम्हारे पापा कहेंगे नहीं हमारे पास इतना नहीं है, हम 19.5 दे सकते हैं। कहेंगे ना, हमको 20 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं चाहिए, हम ब्याह नहीं करेंगे। पापा कहे चलो ठीक है 50,000 रुपये ले लो, पास में ही। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ देखो ये उसका ग्राफ है जो बताता है हम लोग को। नेक्स्ट है हमारे पास आगे एज एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटोइलेक्ट्रॉन इज एमिटेड डिपेंड्स ओनली ऑन द एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी फोटोन के एनर्जी पे डिपेंड करते। ये बात कह के थका दिया है हम लोग को कई बतिया में, ठीक है, हम लोग भी यही बात बोल के थक गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जो देखो द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन लाइट डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एंड वन फोटोन लिबरेट ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन, और वही मैं शुरुआत में बात किए हैं कि एक फोटोन केवल एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? निकाल सकता है। कभी कभी ऐसा क्या होता है जनरली कि मान के चलो ना कि कभी ऐसे द्वंद्व में फंस गया, ये इलेक्ट्रॉन थे और ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके गिर गया, ठीक, उस पर गिरा नहीं तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि दो लोगों के बीच में आके गिर गया है, तो आधा एनर्जी उसके पास और आधा एनर्जी इसके पास। क्या हुआ? अच्छा आगे निकल गए हम लोग। क्या होगा बताइए, नीचे कीजिएगा स्लाइड। अच्छा ये वाला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू नहीं है अभी, बस था ये, क्या कुछ समझाना था मुझे? ना 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 ना, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है, ये वाला जो उसको आप ये वाला अगर आपकी इच्छा करे तो आप उसको दिमाग में रख लो, क्योंकि आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। हाँ, अरे हमेशा हाफ ही ना होता है, कब फुल हुआ था वो,
तो आगे चल के होगा। एच न्यू बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ठीक है। हाँ। बाकी इस एक्सप्लेनेशन में था हम लोग के ये तो बता दिए हम लोग। यस सर। हाँ, एज द नंबर ऑफ फोटोन इन लाइट डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी, ये तो बता ही दिए हम लोग। Yes, अब हम लोग का स्टार्ट होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, और हम लोग इसको बोलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग, जय हिंद, बंद करते हैं।